नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी MIL के परिपूरक पाठ में से एक जनगोष्ठी जनजाति समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उस जनगोष्ठी का नाम है मोरान। तो शुरू करते हैं। मोरान असम की अति प्राचीन किरात मंगोलीय मूल की जाति है। मोरान किरात मंगोलीय मूल की मतलब उनके जड़ के जाति है। ये लोग असम तथा उत्तर पूर्वांचल के आदिम आदिवासी है। ये लोग असम या उत्तर पूर्वांचल नॉर्थ ईस्टर्न के आदिम आदिवासी मतलब सबसे पुराने आदिवासी लोग हैं। मतलब जो लोग बाहरी देश से इधर आके बसते हैं ऐसे लोगों को आदिवासी कहते हैं। विशाल हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण पादोदेश के असम तथा उत्तर पूर्वांचल की इस उर्वर रम्य भूमि में मोरान लोग प्राचीन काल से ही रहते आए हैं। इस उर्वर उत्तर पूर्वांचल के उस उर्वर मतलब इस आसाम में उर्वर रम्य भूमि, उर्वर मतलब उपजाऊ या फर्टाइल जिसे कहते हैं, और रम्य भूमि मतलब रम्य का मतलब होता है सुंदर और भूमि मतलब धरती। सुंदर धरती पर मोरान लोग प्राचीन काल से ही रहते आए हैं। प्राचीन काल से बड़े पुराने ज़माने से वो लोग इधर में रहते हैं। यज्ञात काल से ही इस भूमि प्राकृतिक अंचल में निवास करते आ रहे मोरान लोगों को इस भूखंड की प्राक ऐतिहासिक मानव प्रजाति के एक निर्दिष्ट समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। अज्ञात काल से, जब लोगों को पता ही नहीं था कि धरती नाम का कोई चीज़, मतलब जब किसी के बारे में, किसी आदमी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, मतलब जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो उसे अज्ञात बोलते हैं, जिसके बारे में ज्ञान ना हो। ठीक है, काल से ही इस भू प्राकृतिक अंचल में, इस भूमि में निवास करते आ रहे हैं मोरान लोग, निवास कर रहे हैं इस मोरान लोग। इस भूखंड की प्राकृतिक ऐतिहासिक मानव प्रजाति के एक निर्दिष्ट समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब निर्दिष्ट समूह मतलब बतला हुआ है कि ये लोग बहुत पुराने ज़माने से असम में रहते हैं। असम के सर्वकालिक श्रेष्ठ मानव विष्णु रावादेव ने अपनी असमिया कृष्टि नामक पुस्तक में इस तरह का उल्लेख किया है। मतलब असम के सर्वकालिक श्रेष्ठ मानव जिन्हें कहा जाता है वो है विष्णु रावादेव। उनकी द्वारा रचित असमिया कृष्टि मतलब असम की जाति संस्कृति कल्चर हर एक के बारे में, असमिया का सृष्टि कैसे हुआ था, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने जिस पुस्तक में लिखा था उधर में भी इन लोगों का उल्लेख किया गया है। इनके दिनों में ही असम में तेज गति से ताम्र युग, ब्रॉन्ज युग, लौह युग का आरंभ हुआ है। इनके दिनों से ही मतलब मोरान लोगों के दिनों से ही असम में ताम्र युग मतलब ताम्र का व्यवसाय, ब्रॉन्ज युग, ब्रॉन्ज की व्यवसाय, लोह युग मतलब लोह की व्यवसाय आरंभ हुआ है। डॉक्टर स्वर्णलता बरुआ के अनुसार ईसा के जन्म से कई सदी पूर्व से ही मोरान लोग ब्रह्मपुत्र उपत्यका में रहते आ रहे हैं। मतलब ईसा मसीह जो है उनके जन्म से पूर्व मोरान लोग असम में ब्रह्मपुत्र उपत्यका में रहते आ रहे हैं। विद्वान इस बात पर एक मत है कि मोरान असम के आदिम आदिवासी है, और विद्वान लोग, विशेषज्ञ लोग भी ये मानते हैं कि मोरान लोग असम की सबसे पुरानी आदिम आदिवासी लोग हैं। एक समय मोरान लोग ब्रह्मपुत्र उपत्यका के साथ ही हिमालय के निकटतम निचले अंचलों में फैले हुए थे। एक समय ऐसा था कि ब्रह्मपुत्र के साथ भी हिमालय के निकटतम अंचल, हिमालय पहाड़ के नीचे के जो अंचल है उधर में भी फैले हुए थे, उधर में भी वो लोग रहते थे। इस बारे में कोई ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, इधर में बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य भी उन लोगों को मिला है कि इधर में वो लोग रहते हैं बोल के बहुत सारी चीज़ उनको मिला है। युग परिवर्तन की प्रवाहमय धारा में अन्य आदिम समुदाय की तरह ही मोरान लोग भी कुछ परिवर्तित अवस्था में वर्तमान में संख्याधिक रूप में तिनसुकिया जिला, वर्तमान समय में वो लोग काल के परिवर्तन के साथ साथ वर्तमान युग में वो लोग तिनसुकिया जिला, डिब्रूगढ़ जिला, अरुणाचल के नामसाई और चांगलांग जिले में बस्ती बनाकर रहने के साथ ही शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट, धेमाजी आदि जिलों में भी इनकी बड़ी आबादी है। इन सब जगहों में भी उनकी बड़ी आबादी है वर्तमान समय में। इसके अलावा गोलाघाट, नौगांव, शोनितपुर, लखीमपुर आदि जिले में भी मोरान की कम आबादी दिखाई देती है, और मोरान की आबादी उधर में थोड़ा बहुत कम मिलता है बाकी अंचलों के हिसाब से। गोलाघाट, नौगांव, शोनितपुर, लखीमपुर में उन लोगों की आबादी थोड़ी कम है। मोरान के अधिकतर लोग संरक्षित वनांचल के आसपास के दुर्गम अंचलों में गांव बनाकर रहते हैं। मोरान लोगों के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं,
संरक्षित वनांचल जिस वन्य अंचल को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे सुरक्षित वन्य अंचल के आसपास दुर्गम अंचलों में पहाड़ टीले में हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं, वन जंगल में गांव बनाकर, छोटे छोटे गांव बनाकर वो लोग रहते हैं। अति कम संख्यक लोग ही शुद्र विकासशील केंद्र स्थलों में उपकूल में निवास करते हैं, और अति कम संख्यक लोग ही शुद्र मतलब नीचे विकासशील केंद्र मतलब किसी शहरों में, छोटे छोटे शहरों में वो लोग उपकूल में निवास करते हैं, समतल भूमि में निवास करते हैं। मतलब फिर मोरानों का गोष्ठीगत परिचय। मोरान बृहद किरात मंगोलीय परिवार की एक मुख्य जनजाति समूह है। मोरान बृहद किरात मंगोलीय परिवार की एक मुख्य जनजाति है। किरात मंगोलीय जनजाति का एक पार्ट है, मुख्य पार्ट है। सूर्य कुमार भूयादेव ने अपने काछारी इतिहास जब लिखा था उन्होंने में 12 घर काछारियों का उल्लेख किया है। 12 घर काछारी मतलब 12 घरों का नाम उन्होंने बताया है। काछारियों के 12 कुल के बारे में बताया है। सोनेवाल काछारियों के एक लेखक रजनीकांत हजारिका ने मंगोल काछारी तप्तो इतिहास नामक पुस्तक में भी 12 घर काछारियों का उल्लेख किया है। उधर में भी रजनीकांत हजारिका ने भी मंगोल काछारी तप्तो इतिहास की पुस्तक में इस 12 काछारी लोगों का उल्लेख किया है। इसके अलावा ऊपरी काछारियों की लोकोक्ति के अनुसार, लोकोक्ति मतलब लोग से बोला हुआ जो बानी होते हैं उनको बोलते हैं, लोकोक्ति के अनुसार भी काछारियों के 12 वंश थे, 12 कुल या वंश थे। ये वंश है दमसय मतलब डिमासा, इंटू हजाई के लोगों को बोलते हैं, बिहोदय मतलब बोरो, चूहल लुइबा मतलब लालोंग या वर्तमान में तिवा, बाहू सोनलॉय मतलब सोनेवाल, बादू सोनलॉय सॉरी, इंटू मिनखॉय मतलब मोरान, द्यूनॉय मतलब देवरी, इंटू मेचॉय मतलब मेच, कुचुबॉय मतलब कोच, इंटू गारोय मतलब गारो, राभा किराटॉय मतलब राभा, बादू हजय मतलब हाजोंग। ये उन 12 वंश के नाम हैं काछारियों के। ध्यान देने वाली बात है कि परवर्ती एक काल से ये किराट काछारी सामूहिक रूप से बृहद बरो या बोरो जाति के नाम से भी जाने गए हैं, और ये किराट काछारी सामूहिक रूप से थोड़े समय के लिए उन लोगों को बोरो जाति के नाम से जाने गए हैं। इसलिए आजकल मोरान के साथ ही दूसरे को भी एक साथ बोरोमूल का माना जाता है, और इसलिए आज मोरान के साथ ही दूसरे जो 12 काछारी लोगों वंश कुल के बात कर रहे हैं उनको भी बोरोमूल के माना जा रहा है। हालांकि बोरोमूल के कई और घरे हैं, हालांकि बोरोमूल के और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं या घरे हैं, जैसे त्रिपुरा, नेपाल और मेचे इत्यादि। और त्रिपुरा, नेपाल, मेचे ये भी बोरोमूल के ही अंश हैं। अतीत में मोरानों में बोरोरुचि नामक एक बोरोमूल की भाषा प्रचलित थी। अतीत में मतलब पास्ट में मोरानों में बोरोरुचि नामक एक बोरोमूल की भाषा प्रचलित है। बोरोमूल की भाषा जो बोरोलैंड की जो भाषा है, बोरो का जो भाषा है, बोरोलैंड की नहीं, बोरो का जो भाषा है वो भाषा भी प्रचलित था। एडवर्ड गेट साहब ने उल्लेख किया है कि ये भाषा 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक चलती रही। ये भाषा 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक मतलब अंत तक ये भाषा चलती रही। अतीत में मोरान भाषा के कई शब्द है। अतीत में मोरान भाषा के बहुत सारे शब्द है, जैसे दी मतलब पानी होता है, मोरान के शब्द है दी, दी का मतलब होता है पानी, सीम का मतलब होता है नमक, माई का मतलब होता है धान, मायरूम का मतलब होता है चावल, मियाम का मतलब होता है भात, महन का मतलब होता है मांस, चांद का मतलब सूर्य, दान का मतलब चंद्र, हटाराई मतलब तारा, मकुहंग मतलब वर्षा, चंगफोंग मतलब पेड़, हिंग का मतलब कपड़ा, खेरो मतलब सिर, हान मतलब चाय, हटाई मतलब दांत, हपातोला मतलब पैर, हिवा मतलब पुरुष, हिस्सी मतलब महिला, मादाई मतलब सम्मानीय व्यक्ति जो होते हैं उनको मादाई बोलते हैं मोरान भाषा में। तादाई मतलब युवक लड़कों को बोला जाता है, यंग बॉयज़ जिसे कहते हैं। चेखला मतलब लड़की मतलब गर्ल्स। अतीत की मोरान भाषा लगभग विलुप्त है। आज वो अतीत की जो मोरान भाषा था आजकल वो ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया है। बावजूद उल्लेखित शब्दों के साथ और कोई उक्त भाषा के शब्द मोरान के ग्रामीण समाज में आज भी प्रचलित है।
मतलब जो उल्लेखित भाषा अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके साथ भी और सारे बहुत कुछ ग्रामीण समाज में बहुत सारे शब्द ग्रामीण समाज में आज भी प्रचलित है। शब्दों का बोरो, डिमासा, देवरी आदि भाषाओं से मेल है और वो जो नए शब्द उनके इधर में आए हैं वो शब्द बोरो, डिमासा, देवरी इन सब भाषाओं का मेल से बना हुआ है। चाओलुंग चुकाफा के आने के समय मोरानों का एक स्वाधीन राज्य था। चाओलुंग चुकाफा जब असम में राजत्व किए थे, असम के राज्यकाल में उनके समय में मोरानों का एक स्वाधीन राज्य था। मोरान स्वाधीन राज्य में वो स्वतंत्रता जीवन जी रहे थे, उनका एक अलग सा राज्य था। राज्यों की सीमा उत्तर में बुरिदहिंग, दक्षिण में दिशांग, पूर्व में सफ्राई और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र तक फैली थी। उनकी जो राज्यों का सीमा था वो उत्तर में बुरिदहिंग, एक बुरिदहिंग नदी, दक्षिण में दिशांग दिखो नदी, पूर्व में सफ्राई एक जगह और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र तक सफ्राई नदी और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई थी उनके राज्य। उस समय मोरानों के राजा का नाम था बडोसा या बदोसा। मोरानों का राजा का नाम था, उस समय मोरानों का राजा का नाम था बडोसा या बदोसा। बदोसा शब्द का अर्थ बड़ो या की संतान। बदोसा शब्द का अर्थ होता है बड़ों की संतान। यही बदोसा मोरानों के ऐतिहासिक युग में अंतिम राजा थे। यही बडोसा मोरानों के अंतिम युग के अंतिम राजा थे। ऐतिहासिक युग के अंतिम राजा थे, लास्ट राजा वही थे। बदोसा के पूर्व 8 राजाओं के विभिन्न समय में भिन्न भिन्न अंचलों में शासन करने के संकेत मिलते हैं और बडोसा के पूर्व जो राजा 8 राजा आए थे मोरानों में, उन मतलब बडोसा को लगा के 9 नंबर राजा, और वो 8 राजा भिन्न भिन्न अंचलों में शासन करते थे। वेराइटीज़ पार्ट के अंचलों में वो लोग शासन करते थे, अपना शासन चलाते थे। सांस्कृतिक रूप से मोरान लोग अति समृद्ध है। सांस्कृतिक दिख से भी मोरान लोग अति सफल है, समृद्ध है। बिहू मोरानों का प्रधान उत्सव है। बिहू मोरानों का प्रधान उत्सव है। अतिशय ही मोरान लोग सदिया के कोसाई खाती मठ के साथ ही तिनसुकिया जिले के माकुम के योग्य खोबा, देवशाल, चौराईदेव आदि में देव देवी की पूजा करते थे। ये सभी देव देवियों का पूजा वो तिनसुकिया जिले के माकुम के योग्य खोबा हैं, ऐसे देव देवियों की पूजा वो लोग करते थे। जैसे त्रिपुरा के देवी को त्रिपुरेश्वरी बोला जाता है, ऐसे तिनसुकिया की माकुम के जो देवी थे उनको योग्य खोबा बोला जाता होगा, शायद ऐसे ही कुछ। वहाँ के प्रथम मंगलवार को देव देवी की पूजा अर्चना से बिहू का आह्वान कर मंगलवार को उरुका, बुधवार को गुरु बिहू और बृहस्पतिवार को मानुहो बिहू के रूप में 7 दिन 7 रात बिहू मनाते हैं। वो लोग 7 दिन 7 रात तक बिहू मनाते हैं। और इसी तरह अन्य असमिया लोगों से भी भिन्न दिन बार में आज भी ये लोग बिहू का पालन करते हैं। और इसी तरह बाकी असमिया लोगों के से थोड़ा अलग तरीके से वो लोग अपना बिहू मनाते हैं। वर्तमान में देवरू लोगों के बिहू की तरह मोरान लोगों के बिहू को मोरान बिहू, देवरू लोगों के बिहू को देवरी बिहू कहते हैं और मोरान लोगों के बिहू को मोरान बिहू के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। पैर के नीचे बिहू, रात का बिहू, धर्म हुसूरी, बरमगा आदि के मोरान बिहू को समृद्ध किया है। इन सब बिहू ने मोरान बिहू को समृद्ध किया है, सफल किया है। दूसरी ओर मोरान लोगों के ढोल की आकृति, वादन का लय ताल, बिहू नृत्यों की भंगिमा, गीत के ताल लय आदि की अपनी विशिष्टता विद्यमान है। और आदि की अपनी विशिष्टता वो लोग विद्यमान रखते हैं। उन लोगों का हर एक सुर ताल थोड़ा असमिया जाति से अलग होता है। मोरान लोगों की अन्य सांस्कृतिक विरासतों के कुलाबुरी नृत्य, कुलाबुरी उनका एक नृत्य है, जंजा नृत्य, रनुबा नृत्य, गीत, धुरंग, गरखिया गीत, झूमतली का गीत, हाथी शिकोवा गीत, विभिन्न खेरी इत्यादि उल्लेखनीय है। ये सभी नृत्य उन लोगों का उल्लेखनीय है। मोरानों में कई खेल वंश हैं, खेल के भी वंश होता है। ये खेल वंश वृत्ति सूचक हैं, मतलब जो ज़्यादा सफल होता है ऐसे सूचक होते हैं वो लोग। स्थान सूचक मतलब स्थान वाचक स्थान के अनुसार, गुण वाचक गुण के अनुसार, जाति वाचक जाति के अनुसार है। जैसे तेल पेड़ने वाला तेली, तेल जो निकालता है उसको तेली बोलते हैं। नाव निर्माण करने वाला को नावशलिया, चिकरी, गंता, कारी, गोवा, दहोटिया,
ডিমো গুড়িয়া, দাউচলিয়া, পেটুধুবা, হাতিমুড়িয়া, রং योगनिया, रूपाईगंता, माजुली गया, हालधी बोरिया, शोकाधारा, खटोबाल इत्यादि इत्यादि, ये सब उन लोगों के वो खेल वंश के नाम है। मोरानों के समाज संरचना या समाज प्रबंधन, कैसे समाज को प्रबंधन बनाते हैं। मोरानों के प्रत्येक गांव में जनता द्वारा निर्वाचित एक गांव बुरा होता है, सरदार होते हैं, जनता के द्वारा वो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। साथ ही ज़रूरत के अनुसार दो या उससे अधिक बर बुरा रहते हैं, और उन गाँव बुरा से भी 2 या 2 से अधिक बर बुरा रहते हैं, मतलब सब गांव से मुरब्बी जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है। इनके अधीन ही धार्मिक सामाजिक कामकाज न्याय की प्रक्रिया संचालित होता है, और इनके अंडर में ही, इनके अधीन में ही गांव के सामाजिक कामकाज न्याय और न्याय प्रक्रिया, कैसे किसको विचार किया जाए, हर एक चीज़ उनमें उनके द्वारा ही संचालित होता है। उसी तरह युवाओं के बीच एक दलपति और एक उपदलपति होता है, और युवकों के बीच एक दलपति मतलब लीडर है, और एक उपदलपति मतलब 22 लीडर सोच लो, जैसे प्रेसिडेंट या 22 प्रेसिडेंट, ऐसे ही कुछ बनाया जाता है। ये समाज प्रबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और समाज को सफल बनाने की व्यवस्था में ये लोग बढ़ चढ़कर अगुवाई होकर काम करते हैं। मोरानों की जातीय खेती में सुमथिरा या संतरा प्रमुख है। जातीय खेती में वो लोग सुमथिरा या संतरा का खेती करते हैं। ठीक उसी तरह जातीय पशु हाथी और जातीय पेड़ होलुंग है। उन लोग का जातीय पशु का नाम है हाथी और जातीय पेड़ है होलुंग। मोरानों के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में नीचे संक्षिप्त जिक्र किया गया है। समन्वय के जनक किरात शौर्य बदोसा। असम के प्रमुख आदिम आदिवासी किरात मंगलीय परिवार के अंतर्गत मोरानों के ऐतिहासिक युग में अंतिम राजा बदोसा थे। मोरान के ऐतिहासिक युग में अंतिम राजा बदोसा थे, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। 1288 ईस्वी सदी में चाओलुंग चुकाफा के असम में आगमन के समय बदोसा के अधीन उत्तर में बुरिदहिंग, दक्षिण में दिसांग, पूर्व में सफराई और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र महानद के बीच का भूखंड एक समृद्ध मोरान राज्य था। ये जगह, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है राज्य मोरानों का एक भूखंड था। मोरानों के राजा द्वारा शासित राज्य था, वो समृद्ध मोरान राज्य था, सफल एक मोरान राज्य था। वर्तमान काल के शिवसागर और डिब्रूगढ़ जिलों के कुछ हिस्से मोरान राज्यों में थे, और डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले के कुछ हिस्से उस मोरान राज्य का अंश थे। मोरान राज्य के पास ही बराही राज्य था। मोरान राज्य के साथ पास ही एक बराही राज्य था, और अन्य अंचलों में सुतिया, कछारी, भुइया राज्यों के अलावा पहाड़ मैदान के सभी आदिम समुदाय का अपना अपना भूखंड था। और सुतिया, कछारी, भुइया राज्यों, इन सब के अलावा पहाड़ी मैदान में सभी आदिम समुदायों का, पुराने समुदाय लोगों के अपना अपना एक छोटा छोटा भूमि का हिस्सा था, भूखंड था। उस प्राचीन राज्यों के बीच जाति जनसमुदायों के बीच किसी प्रकार के देश विदेश, द्वंद्व, संग्रह, युद्ध, विग्रह आदि के तथ्य इतिहास में नहीं मिलते हैं, और उन प्राचीन संप्रदाय के लोग एक दूसरे राज्यों के साथ किसी तरह से झगड़ा, विवाद, द्वंद्व हैं, कुछ भी नहीं, आज इतिहास में नहीं मिलता है। ऐसा कुछ हुआ था बोल के इतिहास में कुछ नहीं मिलता है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि समग्र भूभाग में शांति, प्रेम और समन्वय विराज था, और इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि समग्र भूभाग में उस समय शांति विराजमान था, कोई इसी तरह से झगड़ा द्वेष नहीं था। कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा ने अपनी असमिया कृष्टि शीर्षक पुस्तक में उस काल के मोरान लोगों के प्रबल प्रतापी कहा है। मोरान लोगों को प्रबल और प्रतापी मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ग्लोरियस रहे थे, उन लोगों के बारे में बताया है उन्होंने। इस वैरण्य शोधकर्ता ने बदोसा के शक्तिशाली प्रभाव की बात भी कही है, और उन्होंने बदोसा की शक्तिशाली प्रभाव, बदोसा का जो पावरफुल इफेक्ट था उनके बारे में उन्होंने बताया है अपनी उस असमिया कृष्टि में। उस समय के सुंदर और दुर्गम पहाड़ पर्वतों तक मोरानों के आधिपत्य होने का संकेत व विशाल विस्तृत अंचल में शांति संप्रीति बनाए रखने में बदोसा की शक्तिशाली भूमिका को ही दर्शाया है। और बदोसा पूरे राज्य में मोरान लोगों का राज्य शासित था, और उनका राजा था बदोसा। बदोसा जो शांति के साथ, संप्रीति के साथ
अपना राजकार्य जो चलाते थे, अपने राज्यों को संभालते थे, वो उनके जो शक्तिशाली भूमिका था वो उस कहानी में दर्शाया गया है, उनके पुस्तक में असमिया कृष्टि में दर्शाया गया है। इसलिए चाओलुंग चुकाफा राज्य स्थापित करने की अपनी परिकल्पना को साकार रूप देने की मंशा से सर्वप्रथम मोरान लोगों के पास ही गए। और चाओलुंग चुकाफा जब आसाम में अपना राज्य स्थापन करने के लिए आए थे तो सबसे पहले वो जाकर मोरान लोगों के पास ही जाकर मिले थे, मोरान लोगों के साथ ही वो मिले थे। अतिथि परायण महानुभव बदोसा ने चुकाफा सहित उनके साथ आए ताई लोगों का स्वागत किया। और अतिथि परायण थे वो बदोसा हैं, अतिथि को मानते थे, अतिथि देव भव भारत में भी आज भी कहा जाता है, अतिथि को भगवान की तरह माना जाता है। उसी तरह से अतिथि परायण व्यक्ति होने के कारण वो महानुभव बदोसा ने चुकाफा सहित उनके साथ आए और भी आए ताई लोगों का स्वागत किया। ताई लोग भी, ताई जनजाति के लोग भी चुकाफा के साथ आए थे, उनको भी उन्होंने स्वागत किया। राजा बदोसा की अनुमति और आतिथ्य में चुकाफा और उनके अनुगामी यहाँ के स्थानीय मोरान, बराही, सुतिया, कछारी समाज के साथ मेल मिलाप से रहने लगे। और राजा बदोसा की अनुमति और आतिथ्य में, और बदोसा की अनुमति और आतिथ्य मतलब उन्होंने जो सम्मान दिया, इज्जत दिया है, उससे चुकाफा और उनके अनुगामी जो लोग इधर में आए थे उन लोगों ने स्थानीय मोरान, उधर के मोरान लोगों के साथ और बराही, सुतिया जाति, काछारी समाज के साथ मेल मिलाप से रहने लगे। वो लोग इधर में आकर सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। सभी को अपनाते हुए स्थानीय समाज के अभिन्न अंग हो गए। और सभी को अपनाते हुए चुकाफा भी उस स्थानीय समाज के अभिन्न अंग, जिसको भिन्न ना किया जाए, ऐसे अंग बन गए। अपने साथ औरत लेकर नहीं आने वाले ताई लोग यहाँ के स्थानीय युवतियों से विवाह कर समाज में पूरी तरह रच बस गए थे। और अपने साथ औरत मतलब शादीशुदा औरत लेकर नहीं आए थे, वो लोग अपनी बीवियों को लेकर नहीं आए थे, इसलिए इधर में आकर उन लोगों ने मोरान युवतियों के साथ शादी करके इधर में ही पूरी तरह से वो लोग बस गए थे। पुत्रहीन बदोसा सुलक्षण युग भाग्यवान या शुभ लक्षण, सुलक्षण युग का मतलब होता है शुभ लक्षण या भाग्यवान। पुत्रहीन बदोसा भाग्यवान, सुदर्शन, सुंदर युवक चुकाफा से, भाग्यवान और सुंदर युवक चुकाफा से अपनी पुत्री का विवाह कर ससुर दामाद के संबंध में भी बन गए थे। और बदोसा ने चुकाफा को अपना दामाद बनाकर दोनों ससुर दामाद के संबंध में बन गए थे। इसलिए बदोसा ने अपनी वृद्धावस्था में दामाद चुकाफा के हाथों में मोरान राज्यों का शासन भार सौंप दिया था। और अपने वृद्ध अवस्था में जब बदोसा बीमार बुरे हो गए तो अपने वृद्ध अवस्था में उन्होंने अपने दामाद के हाथों में अपने राज्यों का संभालने का भार सौंप दिया। और एक समझौता के अनुसार बराही राज्यों भी शामिल हो गए। और बराही जो राज्य था वो भी उस समझौते के अनुसार उधर में उनके साथ शामिल हो गए। बदोसा और बराही राजा थाकुमथार के परामर्श से चुकाफा ने मोरान बराही के पवित्र पूजा स्थल चराईदेव में राजधानी स्थापित किया। और उन दोनों के साथ मिलकर उन लोगों ने मोरान राज्यों बदोसा और बराही राजकुमार थाकुमथार के परामर्श से, थाकुमथार और बदोसा राजा के परामर्श से उन्होंने मोरान बाराही के पवित्र पूजा स्थल, मोरान बाराही के जो पवित्र पूजा स्थल था उधर में चराईदेव में अपनी राजधानी बनाई। चुकाफा ने अपनी राजधानी उधर में बनाई, राजधानी स्थापित किया कर मोरान राज्यों का अहम नामकरण करते हुए एक सम्मिलित राज्यों का नींव रखी थी। और तब से मोरान राज्य का एक नया नामकरण हुआ और उस राज्य का नाम था अहम। इस तरह चुकाफा ने बड़ा असम और बृहत्तर असमिया जाति सत्ता का बीज बोया। इस तरह चुकाफा ने बड़ा असम और जाति सत्ता का मतलब हर जाति जनगोष्ठी मिलकर इधर में रहते हैं, इसका बीज उन्होंने लगाया। किंतु चुकाफा के ऐसे महान कार्यों के पीछे बदोसा का विराट अवदान की किसी काल में स्वीकृति नहीं मिली। और चुकाफा ने अहम के राजा थे, ये सबको पता है, लेकिन जो अवदान, जो बलिदान बदोसा ने दिया, इसका उल्लेख किसी जगह पे, इसका स्वीकृति कभी भी बदोसा को नहीं मिला। अतः चाओलुंग चुकाफा को असमिया जाति के पिता की आख्या देने के समान ही, अतः यह कहा जाता है कि चाओलुंग चुकाफा को अहम की जाति के पिता बोला जाता है, तो असमिया जाति के पितामह की आख्या दे पाए
तो उनके द्वारा प्रतिष्ठित कालजयी आदर्श प्रासंगिकता से असम तथा उत्तर पूर्वांचल के स्वदेशीय एकता को युवा तक कायम रखने के मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग चावलुंग चुकाफा को असम के जाति के पिता बोलते हैं तो बदौसा को पितामह बोलना चाहिए, क्योंकि तब ही जाकर ये उत्तर पूर्वांचल और स्थानीय एकता की युग कायम रखने में मार्ग प्रदर्शक होगा, प्रशस्त हो जाएगा। फिर वीरांगना राधा रुकुनी। विश्व इतिहास के जनविद्रोह में मध्य युग के असम में हुआ मेबा मोरिया जनविद्रोह भी प्रमुख है। यह जनविद्रोह नारी शक्ति के योगदान के एक आश्चर्यजनक अध्याय के रूप में चिन्हित है। विश्व इतिहास में मतलब पूरे वर्ल्ड के इतिहास में जनविद्रोही लोगों द्वारा विद्रोह किया गया। मध्य युग में असम में हुआ मोबा मोरिया जनविद्रोह, असम में एक मोबा मोरिया जनविद्रोह हुआ था, ये प्रमुख है विश्व इतिहास में। इस जनविद्रोह में नारी शक्ति के योगदान के एक आश्चर्यजनक अध्याय के रूप में चिन्हित हुआ। इधर में नारी शक्ति का योगदान जो था वो आश्चर्यजनक इतिहास में अध्याय के रूप में चिन्हित हुआ था। 600 वर्षों के अहम राज के अंतिम भाग में 600 वर्षों का अहम राज था, उसके अंतिम भाग में तानाशाही के हो चुके राजतंत्रों के घोर अन्याय, तानाशाही मतलब किसी चीज़ के ऊपर शासनकाल अपना दबदबा कायम करना, ऐसे राजतंत्र के घोर अन्याय, राजतंत्र तब राजा का शासन चलता था और राजा बहुत सारे अन्याय करते थे, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध सभी जाति उपजाति के साधारण किसान, सभी जाति उपजाति के साधारण किसान जो सिंपल फार्मर थे, साधारण जो किसान थे, प्रजा के सर्वात्मक विद्रोह का नेतृत्व मोरान लोगों ने किया। और इसका विद्रोह का नेतृत्व जो किया वो मोरान लोग थे। वीर राघव मोरान और नाहर खोबा मोरान सोइकिया की अग्रणी भूमिका के समान ही साधारण प्रजा के संगठित करने में नाहर की दो पत्नियां थी, भातुकी और भाबुली उर्फ राधा और रुकुनी, राधा हाइफेन रुकुनी ने महत्वपूर्ण भागीदारी की। उनकी दो पत्नियां राधा और रुकुनी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण भागीदारी किया था उस आंदोलन में। मोबा मोरिया विद्रोह का सूत्रपात उन दोनों के रहते हुआ मोहा मोरिया जो विद्रोह हुआ था वो उन दोनों के रहते ही हुआ था। राजा लक्ष्मी सिंह ने बर्दाश्त बनाने हेतु पेड़ काटने के लिए जंगल में आदमी भेजे थे। राजा लक्ष्मी सिंह तब हम के राजा थे, वो अपने बर्दाश्त बनाने के लिए मतलब अभिलाषा या कामना मिटाने के लिए लकड़ी से बनाया जाने वाला प्राचीर या किसी युद्ध को संभालने के लिए लकड़ी से बनाया हुआ जो प्राचीर होता है, जिसे लकड़ी से सीढ़ियाँ या कुछ भी बनाया जाता है, युद्ध के समय में पहले ज़माने में यूज़ होता था वो चीज़, उसको बर्दाश्त कहते हैं। पेड़ काटने के लिए जंगल में आदमी भेजे, उन्होंने उसके लिए पेड़ काटने के लिए जंगल से आदमी भेजे। राधा रुकुनी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और राजा के आदमियों को यहाँ यह कहकर लौटा दिया कि प्राचीन काल से ये स्थानीय लोगों का जंगल है, युगों की प्राकृतिक संपदा है, इस पर राजा का अधिकार नहीं है। और राधा और रुकुनी ने दोनों बीवियों ने, किनके बीवी, उनका नाम था नाहर के दो बीवियों ने राजा के सैनिकों को ये कहकर भेज दिया कि ये राजा की संपत्ति नहीं है, प्राचीन काल से ये स्थानीय लोगों का जंगल है, ये स्थानीय लोग ही जंगल को देखते हैं, उधर के लोग जो सामने आसपास जंगल के आसपास रहते हैं वही लोग जंगल का ख्याल रखते हैं। युगों की प्राकृतिक संपदा, ये युग में चलने वाली प्राकृतिक संपदा है, इस पर राजा का अधिकार नहीं है, इस पर राजा का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा ने इसको नहीं बनाया है। ठीक है, ध्यान देने योग्य है कि इन दो वीरांगनाओं ने उस काल में एक शक्तिशाली नारी योद्धा वाहिनी का गठन किया था। एक शक्तिशाली नारी योद्धा वाहिनी का उन्होंने गठन किया था उस काल में, जो पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न ही नहीं हुआ था, तो पृथ्वी पर किसी जगह पर उत्पन्न नहीं हुआ था ऐसी नारी शक्ति। पहली बार जब विद्रोह वाहिनी और राजा के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई थी, तब राधा और रुकुनी के प्रबल पराक्रम के आगे राजकीय सेना टिक नहीं पाई। जब पहली बार
विद्रोही वाहिनी और राजा के सैनिकों के बीच आमने सामने लड़ाई हुई थी, तब राधा और रुकुनी के प्रबल पराक्रम, राधा और रुकुनी के युद्ध के प्रबल पराक्रम के सामने राजकीय सेना, राजा के जो सेना थे टिक नहीं पाई और पराजित हो गए और वो लोग हार गए। राधा रुकुनी की वीरता के संदर्भ में पद्मनाथ गोहाई बरुआ ने अपनी असम बुरंची, असम के इतिहास में इस तरह का उल्लेख किया है, इस बात का उल्लेख भी किया है उन्होंने अपनी पद्मनाथ गोहाई बरुआ ने अपनी असम इतिहास नामक पुस्तक पर। उस रण में राधा और रुकुनी पुरुष वेशभूषा में धनुष तीर लेकर लड़ी थी। वो पुरुष वेशभूषा में, पुरुष का ड्रेस लगाकर तीर धनुष लेकर वो लोग लड़ी थी। ये दोनों महिलाएं बड़ी चतुर थी, ये दोनों महिलाएं बहुत बड़ी चालाक थी। गुप्त रण कौशल, रण मतलब युद्ध के कौशलता, मतलब टेक्निक्स या स्किल्स जिसे कहते हैं, का ज्ञात होने की वजह से उनके शरीर को तीर या पत्थर की गोलियां छू भी नहीं पाई थी। ये सब टेक्निक या स्किल उनमें होने के कारण, रण कौशल उन लोगों के अंदर होने के कारण कोई भी तीर या पत्थर की गोलियां, तब के ज़माने में पत्थर की गोलियां यूज़ होते था शायद, वो चीज़ उनके शरीर तक छू ही नहीं पाई। इन दो वीरांगनाओं की असीम वीरता की ऐसी सत्ता गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऐसी असीम वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि गोहाई बरुआ देव के कहे अनुसार ये बात राधा रुकुनी की अविस्मरणीय समर दक्षता को प्रतिबिंबित करती है। उनकी जो समर दक्षता, युद्ध के लड़ाई की जो दक्षता है, समर मतलब युद्ध या लड़ाई होता है, उसकी जो दक्षता है वो दर्शाती है। विद्रोही वाहिनी के रंगपुर पर कब्जा कर रमाकांत को राजा बनाते समय इन दोनों ने परामर्श दात्री का भूमिका निभाया था। और रंगपुर पर कब्जा करने पर रमाकांत को राजा बनाते समय, रमाकांत को जब राजा बनाया गया असम का, तो इन दोनों ने परामर्श दिया था, एडवाइस दिया था, अपना परामर्श दात्री का भूमिका निभाया था। परवर्ती समय में राजतंत्र के षड्यंत्र के बली इन दोनों की मृत्यु हो गई है। यार राजतंत्र के मतलब राजा के शासन के षड्यंत्र मतलब साजिश का बली इन दो साजिश के लिए इन दोनों का मृत्यु हो गया। बावजूद पक्षपातपूर्ण राजशाही इतिहास की कृपणता भी, लालच भी, राजशाही का जो लालच था उसकी अजय कीर्ति को ढककर नहीं रख सकी और इसके कारण राजा उनकी दो अजय कीर्ति, मतलब जिस कीर्ति को भुला ना जा सकते है, जो प्रसिद्धि है उनकी, वो कभी दबा के ना रख सकी, ढककर ना रख सकी। इस तरह पीड़ित जनता की मुक्ति की प्रयासी ये दोनों महान नारियाँ इतिहास पराक्रम में युग युग तक अमर रहेंगी और आज के विशाल नारी समाज के साहस और प्रेरणा के स्रोत बनकर रहेगी। इसी इतिहास के पन्नों से आज के नारी समाज में भी ये साहस और प्रेरणा जुगाएगी, यही बोला गया है इन दोनों नारियों के बारे में। छपरा जगदा 10वीं शताब्दी की मोरान जनजाति के एक वीर पुरुष थे। वो एक वीर पुरुष थे 10वीं शताब्दी के मोरान जनजाति के। उनके पिता का नाम दाबरी था। हालांकि 13वीं शताब्दी में असम आकर चाओलुंग चुकाफा ने मोरान, बारहई, काछारी आदि जाति को मिलाकर बृहत्तर असम राज्य का नींव रख दी थी। बावजूद 15वीं शताब्दी के बाद भी मोरान की तरह कई जनजातियों ने घने जंगलों में वनवासी के रूप में जीवन निर्वाह कर रही थी। इसके बावजूद भी 15वीं शताब्दी में मोरान की बहुत सारे जनजाति जंगलों में वनवासी की तरह रह रहे थे। वे लोग दलपति या मुखिया द्वारा संचालित समाज का गठन कर निवास करते थे। वो लोग दलपति, सरदार या मुखिया के द्वारा संचालित समाज गठन कर निवास करते थे। वो दलपति या मुखिया ही उस समाज का हेड होता है। उनके कथित वाक्यों के अनुसार वो लोग अपने समाज को चलाते हैं, ऐसे चलते थे। वैसे एक दलपति थे खाउखाई, उनके एक दलपति का नाम था खाउखाई। प्राचीन सोमारखंड के एक विस्तृत अंचल ने उनके नेतृत्व में एक उल्लेखनीय भूमिका ली थी। प्राचीन सोमारखंड में एक विस्तृत अंचल था, विशाल अंचल था, उनके नेतृत्व में एक उल्लेखनीय भूमिका ली थी। इसलिए उन्होंने अहोम राज्य प्रशासन को कर चुंगी नहीं देना पड़ता था। इसलिए असम राज्य को उनको कर चुंगी मतलब उस समय लगान दिया जाता था हर एक जगह का, वो देना नहीं पड़ता था। खाउखाई और दारबी के 6 पुत्र थे। खाउखाई और दारबी के
6 पुत्र थे। खादून, किसिम, इनके नाम हैं खादून, किसिम, फेफेला, हाइलाओ, जगदा और सिक्सो। जगदा 5वां पुत्र थे। जगदा खाओखाई का 5वां पुत्र थे। वे अधिक सुडोल मतलब अच्छे बॉडी बिल्डर, अच्छे बॉडी वाला, बलशाली, उनमें बल बहुत ज़्यादा था, शक्ति बहुत ज़्यादा था, साहसी थे, बहुत साहसी वो थे। वे बचपन में ही डिब्रू नदी पार कर डिब्रू एक नदी का नाम है, वो पार कर जंगल से हाथी पकड़ लाते थे और जंगल से डिब्रू नदी पार कर जंगल में आकर और जंगल से हाथी पकड़ कर ले लाते थे बचपन में। अन्य लड़कों की अपेक्षा जगदा साहस, बल, पराक्रम और सोच में अधिक आगे था। अन्य लड़कों के छोड़कर, मतलब 6 भाई थे वो लोग, 6 में से 5 नंबर वो थे। बाकी पाँचों भाई को छोड़कर उनमें ही हर एक चीज़ में साहस, बल, पराक्रम और सोच अधिक आगे था, सबसे अलग वो थे। साथियों के साथ खेलकूद, चिड़िया का शिकार भोज आदि में जगदा अपने भाइयों से एक कदम आगे रहते थे। हर एक चीज़ में वो आगे रहते थे, चाहे वो बच्चों के साथ खेलना हो, शिकार करना हो, चिड़िया का शिकार करना हो, शिकार में भोज मतलब किसी जंगली जानवर का शिकार करना हो, इन सब में वो सबसे आगे रहते थे बाकी 5 भाइयों से। इसलिए उन्हें सभी मुख्य स्थान देते थे, इसलिए सभी उनके प्रशंसा करते थे, उनको मुख्य स्थान देते थे। विवाह होने पर वे बिहुमंडली युवा युवतियों के दलपति बन गए। बिहुमंडली युवा युवती के वो दलपति भी बन गए, लीडर भी बन गए। उस समय वे सदिया के कोसाई खाती से बुधवार को गुरु बिहू आयोजित कर बिहू आह्वान कर लाते थे और बुधवार को गुरु बिहू आह्वान होने के बाद वो बिहू आह्वान कर बिहू को बुलाकर लाते थे। ऐसा कुछ ट्रेडिशनल उन लोगों का उत्सव होगा, पर्व होगा, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं है। उस समय अन्य जनजातियों के साथ अक्सर लड़ाई संघर्ष होता रहता था। उस समय अन्य जनजातियों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़ा होता था। खाओखाई के पुत्र जगदा के नेतृत्व में एक विशाल युद्ध सैनिक दल का गठन किया गया था और खाओखाई के लड़के 5 नंबर संतान जगदा के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में एक विशाल युद्ध सैनिक दल गठन किया गया। जगदा के शरीर का गठन दूसरों अपेक्षा सुडोल था। जगदा के शरीर का जो गठन था, दैहिक गठन जो था, वो दूसरों के अनुसार अधिक सुडोल था, अधिक बलशाली था, देखने में अच्छा था। वे एक ही बार में पेड़ को काट गिरा सकते थे। उनमें इतनी शक्ति था कि वो एक बार में बड़े से बड़ा पेड़ को काट गिरा सकते थे। सभी ने जगदा को ही सेनापति का दायित्व सौंपा और सभी ने इसी कारण जगदा को ही सेनापति का दायित्व सौंपा। अनुभवी लोगों से रण कौशल सीखकर, अनुभवी लोग जो रण कौशल में पारदर्शी लोग थे, उनसे रण कौशल सीखकर जगदा ने सैनिकों को प्रशिक्षित कर युद्ध के निपुण कर दिया। युद्ध के लिए निपुण मतलब युद्ध के लिए सबल बना दिया, उनको अच्छा बनाया, निपुण कर दिया उन लोगों को। विभिन्न अवसरों पर उनकी सैन्य बाहिनी ने विभिन्न जाति उपजातियों को महापराक्रम से 20 बार परास्त किया है। मतलब विभिन्न अवसर पर बहुत वैराइटीज टाइम में बहुत ज़्यादा अलग अलग समय पर उन लोगों ने सैन्य बाहिनी ने, उस सैन्य बाहिनी ने जिसका लीडर था जगदा, सैन्य बाहिनी विभिन्न जाति उपजातियों के जो लड़ाई झगड़े होते थे उनमें से महापराक्रम दिखाकर, अपना वीरता दिखाकर 20 बार परास्त किया। बहुत जनजाति को 20 बार उन लोगों ने परास्त किया। दूसरे मरान प्रधान अंचल में उपद्रव करने वाले पहाड़ी जनजातियों को खदेड़ने के लिए जगदा के सैन्य दल को आह्वान किया जाता था और दूसरे मरान लोगों को जब परेशानी करने के लिए पहाड़ी अंचल के लोग आते थे, अन्य जनजाति के लोग आते थे, तो उनको खदेड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए इस जगदा सैन्य दल को बुलाया जाता था। जगदा के बहुत बड़े सिर तथा घुंघराले केश की वजह से, जगदा का सिर बहुत थोड़ा बड़ा था और घुंघराले बाल थे उनके वजह से उन्हें लोग झापरा भी कहते थे, झपरा भी कहते थे, उनको लोग झोपड़ा कहते थे। बाद में सभी उन्हें झोपड़ा जगदा बुलाने लगे, बाद में उनका नाम पड़ गया झोपड़ा जगदा। एक बार खामती लोगों ने मोरान गांव पर एक ओर से आक्रमण किया था। एक बार खामती लोगों ने मोरान गांव पर गांव के एक ओर से उन लोगों ने आक्रमण किया था। सेनापति झपरा जगदा ने शत्रु को रोकने के लिए देवचांग में 7 दिनों तक कोसाई खाती की पूजा अर्चना की और जब खामती लोगों ने आक्रमण किया तो उन्होंने 7 दिन तक कोसाई घाटी में पूजा अर्चना की, देवी की पूजा अर्चना की। वे तलवार मोरान भाषा में हांसाई, मोरान भाषा में उसको तलवार को मोरान भाषा में हांसाई बोलते हैं, हांसाई हाथ में लिए नाचते हुए युद्ध में गए थे, नाचते हुए वो युद्ध में गए थे। उस युद्ध में सेनापति झपरा जगदा ने शत्रु को ध्वस्त करते हुए पहाड़ तक खदेड़ दिया था और ध्वस्त करते हराते हुए काटते हुए वो
पहाड़ तक खदेड़ दिए थे खमताल लोगों को। इसी तरह उनके युद्ध में झपरा जगदा अपनी जाति की रक्षा कर जातीय वीर के रूप में प्रतिष्ठित हुए और इसी तरह से हर एक युद्ध में अपने को सफल बनाते हुए वो जातीय वीर, अपनी वीरता को प्रदर्शन करते हुए वो जातीय वीर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज भी मराठ समाज उसका नाम प्रचलित है, आज भी मरान समाज में उनका नाम प्रचलित है। मोहन शइकिया, मोरान लोगों के आधुनिक काल के पुरोधा व्यक्तियों में से, अच्छे व्यक्तियों में से स्वर्गीय मोहन शइकिया प्रमुख थे। स्वर्गीय मोहन शइकिया को प्रमुख माना जाता है। अतीत में असम की शक्तिशाली जनजाति जो विभिन्न ऐतिहासिक विडंबनाओं के गाल में समाकर वर्तमान में अति जर्जरित और हर दिशा में पिछड़े मोरान समाज के मुट्ठी भर शिक्षित लोगों में से एक महान शइकिया है और मुट्ठी भर शिक्षित समाज में से एक महान ही है ये मोहन शइकिया जी। तिनसुकिया जिले के तालाब के एक अति अंदरूनी अंचल में 22 नंबर तामुली गांव में 22 नवंबर 1930 को मोहन शइकिया जी का जन्म हुआ था। तामुली गांव में उनका जन्म हुआ था तिनसुकिया जिले के। उनके पिता का नाम ज्ञानेंद्र शइकिया और माता का नाम सुकानी शइकिया था। प्राथमिक शिक्षा गांव में ही पूरी की थी। पूरी कर सन 1950 में डांगरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशिका उत्तीर्ण किया। प्रवेशिका एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने पास किया। 1955 में डिब्रूगढ़ के कनॉय वाणिज्य महाविद्यालय से बीकॉम की डिग्री ली। बीकॉम की डिग्री उन्होंने डिब्रूगढ़ कनॉय वाणिज्य विद्यालय से लिया और सर्वप्रथम डिब्रूगढ़ जिले के राजस्व चक्र अधिकारी कार्यालय में किरानी के पद पर नियुक्त किए गए। उनको किरानी का पद मिला था उधर में। उनकी मेधा और दक्षता का प्रचार पूरे ऊपरी असम में होता देख महाकाली चाय बागान प्रबंधन ने उन्हें मैनेजर पद का प्रस्ताव दिया था। उनके दक्षता, मेधा और दक्षता का प्रचार पूरे ऊपरी असम में होता देख महाकाली चाय बागान के प्रबंधन ने, बागान के मालिक ने उनको मैनेजर का पद दिया था। उन्हें ओएनजीसी की आकर्षक नौकरी भी मिली थी। ओएनजीसी का जॉब भी उनको मिला था, किंतु सारा मोह त्याग कर वे पिछड़े अंचल के समाज में शिक्षा का अलख जगाने की मंशा से काकोथार उच्च अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षक बने और उसके पश्चात उन्हें तंगना उच्च अंग्रेजी विद्यालय के प्रधान शिक्षक का दायित्व ग्रहण करना पड़ा। और उसके बाद इन सब चीज़ों से वो अलग होकर मोरान लोगों की शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करने के लिए वो काकोथार उच्च अंग्रेजी विद्यालय के शिक्षक बने, उधर के टीचर बने और उसके पश्चात उसके बाद उन्होंने तंगना उच्च अंग्रेजी विद्यालय के प्रधान शिक्षक का दायित्व, मतलब प्रिंसिपल का दायित्व उन्होंने ग्रहण किया। सामाजिक जीवन में उन्होंने मोरान जनजाति समाज को अनेक अवदान दिए। कुछ शिक्षित लोगों को साथ लेकर उन्होंने सर्वप्रथम सन 1965 में असम मोरान सभा का गठन किया। कुछ शिक्षित लोगों को साथ लेकर उन्होंने असम मोरान सभा का गठन किया था। उन्होंने मोरान सभा के माध्यम से ही उन्होंने मोरान समाज को खोखला कर चुके अफीम से मुक्ति दिलाने के अभियान आरंभ कर गांव गली गली में जागरूकता सभा समिति आयोजित कर इस विषाक्त द्रव्य को निर्मूल करने की ईमानदारी प्रचेष्टा की और मोरान समाज को ख़त्म करने वाले, खोखला बनाने वाला अफीम की खेती, अफीम एक तरह का नशा होता है, मादक द्रव्य होता है, जिसकी खेती को बंद करने के लिए, उस खेती का उपयोग ना करने के लिए उन्होंने जगह जगह पे सभा समिति, समाज कल्याणमूलक सभा समिति आयोजित कर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। निर्मूल करने की ईमानदारी प्रचेष्टा की, निर्मूल मतलब ख़त्म करने के लिए पूरा ईमानदार होकर प्रचेष्टा की, अपनी कोशिशें जारी रखी। इस महान कार्यों में उन्हें अपराधियों के विरुद्ध आलोचना और अज्ञानी समाज के कई लोगों की समालोचना का सामना करना पड़ा। अपराधियों के विरुद्ध जब भी कोई आलोचना करता है, जब भी कुछ प्रोटेस्ट करता है, तो उनको बहुत सारे समाज के बहुत सारे लोग उनके बारे में समालोचना करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में खराब उच्च नीच बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी उनके साथ हुआ। उनके दिनों में ही मोरानों का अनुसूचीकरण है, मतलब शेड्यूल, मोरानों के बिना प्रीमियम ज़मीन का पट्टा देना, बिना प्रीमियम के ज़मीन का पट्टा मिलना, मोरान वेल्ड एंड ब्लॉक का गठन आदि समेत कई मांगों से संबंधित ज्ञापन सरकार को सौंपा गया था। इतने सारे मांगों के लिए एक लेटर उन लोगों
उन लोगों ने सरकार को दिया था। असम मोरान सभा के संस्थापक सचिव के रूप में उन्होंने कई कार्यालयों निर्वाह, असम मोरान सभा का फाउंडर सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने कई कार्यालयों का निर्वाह किया। उनके द्वारा तैयार सरकार को सौंपी गई, उनके द्वारा तैयार किया गया ज्ञापन सरकार को सौंपा गया। मोरान डेवलपमेंट प्लान, मोरान लोगों के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए वो उसका जो प्लान उन्होंने बनाया था वो नामक योजना मोरान के अग्रणी समाज में आज भी चर्चित विषय है। उन्होंने जो चीज़ किया था वो आज भी मोरान लोगों के समाज में चर्चित विषय है। वे जातीय इतिहास संस्कृति पर कई उच्च स्तरीय निबंध लिखे गए हैं। उनके प्रचेष्टा से ही दिग्बय के समीप बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तामुली बंगाव बना था। उनकी प्रचेष्टा से संस्कृति के कई उच्च स्तरीय निबंध लिखे थे। उनकी प्रचेष्टा से दिग्बय में समीप बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, जो बाढ़ में प्रभावित लोग होते हैं उनके लिए तामुली बनगांव बनाया गया। अनूठी विशिष्टतापूर्ण अनोखापन मोरान बिहू को एक धकियानुसी समाज से, मतलब पुराने ख्याल वाले समाज से बाहर निकालकर विस्तृत समाज में परिचित उन्होंने ही करवाया था। वो उनके मोरान के जो बिहू उत्सव है उनको उन्होंने ही इस पूरे समाज को परिचित करवाया कि कैसे मोरान बिहू मनाया जाता है। इसके बारे में उन्होंने ही सर्वप्रथम सन 1951 में कतपथार से बिहू मंडली लेकर असम के विभिन्न मंचों पर मोरान बिहू को प्रस्तुत कर सम्मान दिया है। मोरान बिहू के बारे में उन्होंने बहुत जगह पर बातचीत किया और इससे मोरान बिहू को सम्मान मिला। इसके लिए उन्हें कईयों की आलोचना भी झेलना पड़ी। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में उल्टा सीधी बात की, ये सब भी उनको झेलना पड़ा। उनके रचे मोरान बिहू गीत का कैसेट होतो पातो मोरान संस्कृति की एक अनुपम पहचान है। असम के विदेशी भगाओ आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और कई यातनाएं भी झेली। परवर्ती समय में वे असम गण परिषद के एक उल्लेखनीय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। असम गण परिषद के AGP के एक उल्लेखनीय नेता के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। बिना समझौता के किए अपने संग्रामी जीवन में उन्हें अनेक त्याग कर उन्होंने साधारण जीवन यापन किया। यह महान व्यक्ति मोरान समाज के चिरकाल एक स्मरणीय रहेंगे। इन महान व्यक्ति को मोरान समाज चिरकाल याद रखेंगे। फिर राघव मोरान। असम में हुए मवा मोरिया विद्रोह के प्रधान नेता का नाम था वीर राघव मोरान। मवा मोरिया विद्रोह के प्रधान नेता का नाम, श्रेष्ठ नेता का नाम था वीर राघव मोरान। 600 वर्षों के अहम राज के अंतिम भाग में तानाशाही हो चुके राजतंत्र को घोर अन्याय, अत्याचार, शोषण के चंगुल से राज्यों के सभी जाति उपजाति के कमाने खाने वाली साधारण प्रजा को मुक्त कराने के लिए इस वीर के नेतृत्व में ही विश्व के सर्वात्मक विद्रोह का सूत्रपात हुआ था। सर्वात्मक विद्रोह का सूत्रपात इनके द्वारा ही हुआ था, क्योंकि श्रम के बदले में मूल्य आज के नियम है। कोई भी परिश्रम करता था तो उसके बदले में मूल्य मिलता था। क्योंकि राजा के शासनकाल में क्या करते थे, श्रम के बदले में मारपीट मिलता था। ठीक है, घोर अन्याय करते थे राजतंत्र में। राजा प्रजाओं के साथ अत्याचार, उनके शोषण, मतलब दूसरे के श्रम का अनुचित लाभ उठाना। शोषण मतलब दूसरे के श्रम का अनुचित लाभ उठाना, मतलब कोई श्रम करता है लेकिन उसका लाभ राजा उठाता है, उसका प्रॉफिट राजा लेके जाता है। ऐसा के चंगुल से राज्यों के सभी जाति उपजाति, राज्यों के सभी जाति और उपजाति को कमा के खाने वाली साधारण प्रजा को मुक्त कराने। साधारण प्रजा क्या करते हैं, कमा कर खाता है। ऐसे प्रजा को मुक्त कराने के लिए, इस राज्य शासन से मुक्त करवाने के लिए इस वीर के नेतृत्व में ही, इनके नेतृत्व में ही विश्व के सर्वप्रथम सर्वाधिक विद्रोह का सूत्रपात हुआ था। विश्व के सर्वप्रथम सर्वाधिक जो विद्रोह हुआ था उसका सूत्रपात किया था। राजशाही इतिहास में पन्ने पन्ने में इस विद्रोह को मोरानों को पाशविक, राघव मोरान को निष्ठुर, अत्याचारी, नारी अपहर्ता बताने के विपरीत आधुनिक काल के प्रगतिवादी विद्वान पंडित अमलेंदु गुह, डॉक्टर हिरेन गोहाई और स्वर्णलता बरुआ, डॉक्टर ध्रुवज्योति बोरा, डॉक्टर देवव्रत शर्मा सहित और कई मनुष्यों ने राघव के मुंह से प्रस्फुटित प्रजा ही राजा महामंत्र से शुरू इस विद्रोह को शोषक और शोषित के बीच हुए गृह युद्ध की व्याख्या दी है। मतलब राजशाही के पन्ने पन्ने में इस विद्रोह का मोरानों का मोरानों का जो पाशविक अत्याचार, पशुओं जैसा अत्याचार मोरानों के ऊपर होता था। राघव मोरान को निष्ठुर, राघव मोरान को कोई निष्ठुर बोलते थे। अत्याचारी नारी अत्याचारी अपहर्ता, मतलब
उनके रेप्ड, ऐसा कुछ बताने के विपरीत आधुनिक काल में प्रगतिवाद विद्वान ये सब बताया जाता था पहले। और आजकल प्रगतिवाद विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वानों ने, जिनके नाम इधर में है जो अभी मैंने पढ़ा है, महामंत्र से देवव्रत शर्मा सहित और कोई मनुष्यों ने राघव के मुंह से पुष्पित प्रजा ही राजा, राघव से मुंह से पुष्पित हुआ था प्रजा ही राजा है, प्रजा को राजा का मान मिलना चाहिए। महामंत्र से शुरू इस विद्रोह को शोषक और शोषित के बीच, जो शोषक मतलब जो शोषण करता है, शोषित जो श्रम करता है और उसका परिश्रम, उसका मूल्य कोई और उठाता है, उसका लाभ कोई और उठाता है, ऐसे लोगों के बीच हुए गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब राज्य शासन काल में जो गृह युद्ध होता था, मतलब एक राज्य के बीच में हो रहे युद्ध की आख्या दी है। उल्लेखनीय है कि इतिहास प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति के 20 वर्ष पूर्व यह विद्रोह हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था, फ्रांस के जो क्रांति हुआ था उसके बीच में ही ये विद्रोह हुआ था। यह तथ्य भी आज स्पष्ट है कि साधारण कृषक संतान राघव मोरान के युद्ध कला में अप्रशिक्षित साधारण प्रजा, बाँस की लाठी, अप्रशिक्षित जिनको प्रशिक्षण न किया गया हो, ट्रेनिंग न दिया गया हो, ऐसे प्रजा बाँस की लाठी, बाँस के लाठी लेकर धनुष, तीर आदि सामान्य अस्त्रों से विशाल राजकीय वाहिनी को परास्त कर राजतंत्र को उखाड़ फेंकने जैसा उदाहरण और विश्वकारी घटना विश्व इतिहास में विरल है। राघव मोरान के लीडरशिप में प्रजा बाँस की लकड़ी, धनुष, तीर लेकर विशाल सेना से युद्ध करके उनको परास्त, राजा सेनाओं को परास्त कर दिया। यह विस्मयकारी घटना है, आश्चर्यजनक घटना है। विद्रोह के सारे परिप्रेक्ष्य और अध्ययन विश्लेषण से राघव मोरान का महान चरित्र सामने उभर कर आता है और ये इस विद्रोह के पूरे अध्ययन से राघव मोरान का चरित्र जो था वो उभर कर आता है। राघव के आह्वान पर जाति जनजाति निर्विशेष हर प्रजा, राघव के बुलावे पर जाति जनजाति निर्विशेष हर प्रजा जागृत होकर हर प्रजा के दिमाग में आया कि हाँ, हमारा परिश्रम हम ही खाएंगे। ये जागृत हुआ उन लोगों के अंदर और दल बल के साथ निकल आने की घटना उनके जननेता होने का संकेत, उनका जो जननेता होने का, जनता के नेता होने का जो संकेत, राज्यों के चारों ओर राजतंत्र का घेराव, विद्रोह वाहिनी को टुकड़े टुकड़े में तैयार कर, विद्रोह वाहिनी वो जो राजा के शासनकाल के विद्रोह करेंगे ऐसे वाहिनी को टुकड़े टुकड़े में झुंड झुंड में बनाकर तैयार कर युद्ध के गुरिल्ला कौशल, युद्ध में जो गुरिल्ला कौशल होता है, युद्ध का एक कौशल, एक कला, एक स्किल का नाम होता है गुरिल्ला, वो कौशल का प्रयोग कर राघव मोरान ने प्रचुर सांगठनिक दक्षता और युद्ध कुशलता दिखाई। और राघव मोरान ने प्रचुर सांगठनिक दक्षता, सांगठनिक मतलब लोगों को एक साथ समवेत करके, जमा करके करने की जो दक्षता होता है, जो क्वालिटी होता है, और युद्ध कौशलता, युद्ध स्किल मतलब बैटल स्किल जो होते हैं, युद्ध में जो चीज़ों की ज़रूरत होता है ऐसे चीज़ दिखाई है। साथ ही राजा लक्ष्मी सिंह को बंदी बनाकर, राजा लक्ष्मी सिंह को उन्होंने बंदी बनाकर उन्हें राजकीय सम्मान देना, उनको राजकीय सम्मान दिया। बंदी बनाकर राजा होने के बावजूद भी उनको राजकीय सम्मान मिला। असली जन शत्रुओं को मृत्युदंड देना, और असली जो जन शत्रु है, जन के विरुद्ध में जो काम करते हैं, जनता के जो शत्रु होते हैं, उनको मृत्युदंड दिया उन्होंने। छोटे अपराध के दोषियों को सामान्य दंड देकर मुक्त करना, और छोटे अपराध के दोषियों को सामान्य दंड देकर, छोटे छोटे दंड देकर उनको मुक्त कर दिया गया। समय पर कर चुके राज्य के सैनिकों को छोड़ देना, और जो लोग सरेंडर कर चुके राज्य के सैनिक उनको भी छोड़ देना। खुली जगह पर जनता के सामने अपराधियों का विचार, खुली जगह पर जनता के सामने ही अपराधियों का विचार होता था। जनता के परामर्श पर निर्णय लेने आदि तथ्य इस महान पुरुष के मानवीय मूल्य है, और जनता के ऊपर ही सौंपा जाता था कि किसके लिए कौन सा विचार होगा। जनता के परामर्श से ये निर्णय लेने आदि तथ्य इस महान पुरुष के मानवीय मूल्य है। उदार नैतिक गणतांत्रिक चरित्र को दर्शाते हैं। इसका उदारता, नैतिकता और गणतांत्रिक चरित्र को दर्शाता है ये सब चीज़ इस महान व्यक्ति का, राघव मोरान जी का। अतः एक भेदभाव रहित, किसी चीज़ के ऊपर भेदभाव नहीं है उनमें, समाज गढ़ने के पथ प्रदर्शक के रूप में ये महामानव युगों तक प्रासंगिक बना रहेगा, युगों तक उनको याद किया जाएगा। साथ ही असम के समाज जीवन की गतिशील धारा को मसृण रूप देने के लिए, अच्छा रूप देने के लिए एक ऐक्यबद्ध शक्तिशाली समाज कायम रखने में राघव मोरान असमिया समाज के लिए आदर्श बने रहेंगे। और ऐक्यबद्ध एक साथ मिलकर शक्तिशाली बनना, शक्तिशाली समाज को बनाने
के बनाए रखने के लिए राघव मोहन जी असमिया समाज के लिए आदर्श बने रहेंगे, एक आइडियल बने रहेंगे। ये था आपका चैप्टर, बहुत लंबा था। किसी जगह पर कोई भी परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं यथासंभव कोशिश करूँगा आपकी हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।